एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डेटाबेस में टेबल्स जो क्रिएट होता है उसमें कैसे अल्टरेशन हो सकता है, कितने तरह के टेबल्स क्रिएशन के समय कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स और टेबल को अल्टर करने के बारे में, ये सारी चीजें आज हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी तरह से हम आगे जो है पढ़ते हैं। इसमें आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 6 टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं एसक्यूएल में। माई एसक्यूएल में 6 टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट है नॉट नल। फर्स्ट हमारा क्या होता है? नॉट नल। दूसरा है डिफॉल्ट। तीसरा है यूनिक। चौथा है चेक कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो है। अब नॉट नल के बारे में क्या है? नॉट नल का मतलब ये होता है कि ऐसा जब हम अगर किसी टेबल में किसी कॉलम्स की वैल्यू को अगर हम ब्लैंक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें वैल्यू नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आ जाती है वहां पे उसको बोलते हैं नल। वहां पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? नल। तो नल मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, वो उस कॉलम में वो वैल्यू क्या है? खाली है। ठीक, तो अगर हम नॉट नल जो कंस्ट्रेंट होता है वो ये बताता है कि हम कभी भी उस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नॉट नल का मतलब वहां पे कोई ना कोई वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है। इसी तरह से डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में जैसे हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट सबकी सैलरी 10,000 आए। ठीक है, अगर यूजर एक्सीडेंटली मिस कर जा रहा है एंटर करने को, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 10,000 10,000 एंटर हो जाए, तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाते हैं। इसी तरह से यूनिक कंस्ट्रेंट्स होता है। यूनिक कंस्ट्रेंट्स का मतलब कि किसी कॉलम में अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो, किसी कॉलम पे किसी एट्रीब्यूट्स पे हम सिर्फ चाहते हैं कि यूनिक वैल्यूज ही इंसर्ट हो, तो देन उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट्स, अगर किसी कॉलम पे हमको चेक लगाना है, जैसे सपोज करिए कि हम चाहते हैं कि जो एज हमारा फील्ड है, एज हमारा जो कॉलम है, उस एज में 18 से नीचे कोई एंटर ना कर दे, कोई गलती से एक्सीडेंटली 18 से नीचे ना एंटर कर दे, तो हम क्या करते हैं? उस कॉलम पे, एज कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। हम कंडीशन लगा देते हैं कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा वहां पे वो वैल्यू क्या होगी? 18 से हमेशा अबव होगा। इसी तरह से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स है। प्राइमरी की हम लोग जानते भी हैं कि प्राइमरी की हमेशा जो है यूनिक वैल्यूज को रखेगा, कभी भी प्राइमरी की नॉट नल नल नहीं होगा, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी है प्राइमरी की के बारे में हम लोग जानते हैं। इसी तरह से फॉरेन की है। फॉरेन की हम लोग जानते हैं कि जब भी दो टेबल को मर्ज करना होता है तो एक में प्राइमरी की और दूसरे में क्या बनाते हैं? फॉरेन की बनाते हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम होता है वो नल वैल्यूज को होल्ड करता है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट। हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो देखिए, नॉट नल डिक्लेयर करने के लिए जैसे सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हम लोग टेबल हमको बनाना है, हमने बनाया एक एम्प्लॉय टेबल, एक हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया और इसमें हमने आईडी, नेम, सैलरी और एज जो आप लोग बना चुके हैं, इसके पहले भी कई बार आप लोगों ने बना लिया। आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया और एज। ठीक, अब हम ये हमारा टेबल है, ईएमपी टेबल। ठीक है, अब नॉट नल कंस्ट्रेंट जब डिक्लेयर करते हैं तो जब हम लिखते हैं क्रिएट टेबल कमांड, हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखा हमने। अब क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया ईएमपी, क्रिएट टेबल ईएमपी। अब ओपनिंग ब्रैकेट लगाया हमने। अब सबसे पहले हम लिखते थे क्या चीज? आईडी यहाँ पे लिखते थे। आईडी के बाद हम लिखते थे इसका आईडी मान लीजिए इंटीजर टाइप का है, इंट लिख देते थे। और यहाँ पे हम कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते थे, हम कॉमा लगा देते थे। फिर आईडी के बाद हमने क्या लिखा? नेम लिखा। नेम हमारा कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, और ब्रैकेट में इसकी साइज दे देते थे 30 कैरेक्टर कोड। इसी तरह से सैलरी हो गया, सैलरी, और सैलरी भी हमारा किस टाइप का हो गया? सैलरी हमारा हो गया इंटीजर टाइप का, ऐसे कॉमा। हमने कोई से डिक्लेयर नहीं किया। अब एज हो गया, एज भी हमारा किस टाइप का हो गया? इंटीजर टाइप का, और हमने भी यहाँ पे कॉमा करके सेमीकोलन ऐसे लगा दिया, सेमीकोलन। तो जैसे ही ये मैसेज लिखेंगे टेबल हमारा क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी कोई कंस्ट्रेंट डिक्लेयर नहीं है। अगर यूजर जो है क्या करता है,
आईडी को एंटर करता है 1001 और यहाँ पे क्या करेगा, नेम को छोड़ देगा इंसर्ट कमांड से, फिर सैलरी को 10,000 दे देगा और फिर एज दे देगा 25, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज आ गया, ब्लैंक छूट गया ये, तो जब छूटेगा तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, नल आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि कभी भी हमारा नेम ब्लैंक ना हो, हम रिस्ट्रिक्ट कर दे कि कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे, तो यहीं पे आता है नॉट नल कंस्ट्रेंट्स का। तो नॉट नल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, जो हमने नेम कैरेक्टर ब्रैकेट में 30 लिखा है साइज, यहाँ पे कॉमा हटा करके हम लिखेंगे एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे नॉट नल, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो जैसे ये लाइन लिखेंगे नॉट नल, आईडी हमारा इंटर हो जाएगा, नेम हो जाएगा एंटर, सैलरी हो जाएगी, एज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सैलरी पे भी नॉट नल लगा दें तो हम कॉमा यहाँ पे लिख देंगे, सैलरी के आगे नॉट नल लिख देंगे, तो इसको हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम एज के साथ भी नॉट नल लगा दें तो हम लिखेंगे इंट नॉट नल, इस तरह से। तो ये हम चाहे तो जितने चाहे उतने टेबल के कॉलम्स के साथ हम नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो सेकंड है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जैसा कि हमने बताया अभी, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट अगर एक्सीडेंटली हमारी कोई कॉलम की वैल्यू अगर मिस कर जाती है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक जो वैल्यू हमने सेट किया है उस जगह पे सेट हो जाए उसका। ठीक है, सपोज करिए अब जैसे इसको कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज करिए आईडी हो गया, ठीक है, आईडी को हमने 1001 कर दिया, यहाँ पे नेम हो गया, नेम में हमने नॉट नल लगा दिया, तो अमित हमने स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि सैलरी और एज पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, सैलरी और एज पे क्या हो जाए, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो हम करेंगे क्या उसके लिए कि सबसे पहले वही क्रिएट टेबल ईएमपी आईडी इंटीजर टाइप नेम कैरेक्टर 30 टाइप नॉट नल। नॉट नल का मतलब हम कभी भी नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, हम चाहे तो आईडी में भी नॉट नल लगा सकते हैं, तो हमने यहीं पे आईडी में भी क्या कर दिया, नॉट नल लगा दिया, यानी आईडी में कोई ना कोई वैल्यू हमको देना पड़ेगा। ठीक, अब हम चाहते हैं सैलरी और एज, इन दोनों पे हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो सैलरी पे जो वैल्यू हो, बाय डिफॉल्ट जो सैलरी हो वो 10,000 हो, तो हम लिखेंगे सैलरी इंट, और यहाँ पे एक यहाँ पे जो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी में भी हमको डिफॉल्ट वैल्यू देना है, हमको सैलरी में डिफॉल्ट वैल्यू देना है 10,000, तो सैलरी और यहाँ पे हम लिखते हैं डिफॉल्ट और जो वैल्यू है वो कितनी है 10,000, कॉमा कर दिया। फिर इसी तरह से एज पे अगर हमको देना डिफॉल्ट वैल्यू तो हम लिखेंगे डिफॉल्ट एज हमने दे दिया, मान लेते हैं 18 दे करके यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज को दे सकते हैं, और हम चाहें तो एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स को भी एक क्रिएट टेबल में हम एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स को भी आपस में अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ही कॉलम पे हम एक से ज्यादा मोर देन वन कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिक कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह से यूनिक जो कंस्ट्रेंट्स आता है, यूनिक जो कंस्ट्रेंट्स होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, कभी भी उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगा, हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे। हमेशा कौन सी वैल्यूज होंगी, डिस्टिंक्ट। तो अब जिस पे आप यूनिक वैल्यूज अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आईडी पे यूनिक वैल्यूज डिक्लेयर करना या नेम पे डिक्लेयर करना, इस तरह से आप अपने हिसाब से जिस कॉलम पे चाहें उस पे यूनिक वैल्यूज का यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया आईडी पे, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल ईएमपी आईडी इंटीजर, और यहीं पे हमने लिख दिया यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। फिर यहीं पे चाहें तो हम नॉट यूनिक लगा दिया हमने कंस्ट्रेंट। इसी तरह से अगर हम नेम पे चाहते हैं तो नेम पे भी हमने यूनिक लगा दिया, ये यूनिक कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे भी हो गए। इसी तरीके से अगर हम सैलरी में हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट हमने सेट किया था 10,000, कॉमा
इसी तरह एज में भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था, हमने 18 सेट किया था और इस तरह से। तो अब जैसे ही ये वैल्यूज लिखेंगे, अगर हमने इंसर्ट नहीं किया डिफॉल्ट वैल्यूज को और सैलरी को और एज को इंसर्ट नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट सैलरी यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और एज जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। और हमेशा आईडी और नेम ये दोनों क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज को रखेगा। अगर मान लीजिए हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर कर दिया तो तुरंत एरर मैसेज आने लगेगा, वो कहेगा कि प्लीज एंटर यूनिक वैल्यूज, हमेशा वो मैसेज देगा यूनिक वैल्यूज को। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं। इन चेक कंस्ट्रेंट्स, द चेक कंस्ट्रेंट्स चेक ऑल द एंट्रीज और ऑल द एंट्रीज ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम, और ये इंश्योर करता है कि जो भी कंडीशन हमने क्राइटेरिया जो लगाया उसको ये फिल कॉलम की जो वैल्यूज है वो उसको फिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब देखें चेक कंस्ट्रेंट्स को लगाने के लिए फिर वही क्रिएट टेबल ईएमपी, आईडी इंटीजर टाइप का, नेम कैरेक्टर टाइप का। अब जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें यूनिक लगा देते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट्स को भी ऐड कर देते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दिया, इसमें भी नॉट नल कर दिया। ठीक है, और सैलरी में हम चाहते हैं कि जो सैलरी हो वो सैलरी हमारा इंटीजर टाइप का हो और चेक लग जाए, चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। तो अब जो भी सैलरी इंटर होगी वो 10,000 या 10,000 से अबव होगी। इसी तरह से एज में भी इंट चेक एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, हम चाहे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, एंड हम चाहे तो एंड भी लगा सकते हैं, लॉजिकल एंड भी इसमें लगा सकते हैं, एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 60 का भी हम चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम एंटर करेंगे एज की, अगर सैलरी की वैल्यू 10,000 से हम कम एंटर करेंगे तो तुरंत एरर मैसेज आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं एज जो है अगर हमने 18 से ज्यादा और 60 से अगर कम एंटर किया तो उसको वैलिड करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, अगर उससे ज्यादा का करेगा तब फिर वो इनवैलिड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कंस्ट्रेंट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने उसमें। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते भी हैं कि जब भी हम दो टेबल को मर्ज करते हैं या दो टेबल से डेटा को हमको रिट्राइव करना रहता है तो हम एक टेबल में एक कॉलम को प्राइमरी की और दूसरे टेबल में उसी तरह के कॉलम्स को हम फॉरेन की बनाते हैं। तो अब प्राइमरी की का मेन ज्यादातर यूज इसी के लिए होता है। और प्राइमरी में क्या खासियत होती है, प्राइमरी की में दो कंस्ट्रेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, एक होता है नॉट नल और दूसरा होता है यूनिक। यानी अगर हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसमें नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट्स पहले से डिक्लेयर होते हैं। तो अब हम प्राइमरी की को जो डिक्लेयर करते हैं हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट टेबल ईएमपी आईडी इंटीजर, और हम चाहें तो यहीं पे हम प्राइमरी की को डिक्लेयर कर देंगे। हमने प्राइमरी की को ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अब या नेम हम चाहते हैं नेम हमारा भी नॉट नल हो, कॉमा, फिर सैलरी हमारे चेक का डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट सैलरी हो गई 10,000 और चेक कंस्टेंट्स हो गया इस तरह से। तो इस तरह से एक ही टेबल में हम कई कंस्टेंट्स, प्राइमरी की को भी हमने लगा दिया, नॉट नल को भी लगा दिया, डिफॉल्ट को भी लगा दिया, चेक को भी लगा दिया। तो इस तरह से प्राइमरी की हमने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट जो हमारा की है वो है फॉरेन की। आप देखिए फॉरेन, इसी तरह से फॉरेन कंस्ट्रेंट्स जो होता है, फॉरेन हम लोग बताया भी हमने कि जैसे फॉरेन कंस्ट्रेंट्स क्या करता है कि किसी दूसरे टेबल से मर्ज होता है और उस जो दूसरा टेबल होगा उसमें प्राइमरी की होगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं।
और इस फॉरेन की में हमको उस टेबल का नाम भी देना पड़ता है जो दूसरे टेबल से जो कॉलम आया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से हमने दूसरा टेबल बना लिया एड्रेस टेबल। एड्रेस टेबल में CID, सिटी ID, C001, C002, C003, इसी तरह से सिटीज, VNS, GKP, LKW है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एड्रेस टेबल को में प्राइमरी की डिक्लेयर करें, फॉरेन की डिक्लेयर करें, तो हमने क्रिएट टेबल एड्रेस लिखा, CID कैरेक्टर 4 साइज का, सिटी हमारा कैरेक्टर 4 साइज का, और यहीं पे हमने बताया कि फॉरेन की CID हमारा फॉरेन की है। रेफरेंसेस मतलब किससे ये रेफरेंस लेगा, कहां से ये कनेक्ट होगा, तो रेफरेंसेस इम्प्लाई टेबल, EMP टेबल का ID से रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा प्राइमरी की जो है फॉरेन की से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।